मास्टर राम प्रसाद की बहू पति से कहती, मुझे नया घर लेकर दो या माँ बाप को घर से निकाल दो, ये मुझे तंग करते हैं। बेटा माँ बाप से पूछता तो वो कहते, तुम्हारी पत्नी झूठ बोलती है, हमने आज तक इससे कुछ नहीं बोला। एक दिन वो घर आया, उसकी पत्नी झगड़ा कर रही थी। उसने पति की आहट सुनी तो दीवार से टक्कर मारकर सर फोड़ लिया और मास्टर जी पर प्रताड़ना का इल्ज़ाम लगा दिया। तो बेटे ने गुस्से में बाप को थप्पड़ दे मारा। मास्टर जी पत्नी को लेकर घर से चले गए और अगले दिन सारा ससुराल घर आकर जश्न मनाने लगा। तो ऊपर से मास्टर जी का बेटा भी आ गया तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि मास्टर राम प्रसाद ने अपने बेटे की शादी की तो तीसरे दिन ही उनके बेटे की सास साली उसकी पत्नी के कमरे में आकर बैठी हुई थी और किचन में उनकी पत्नी अपनी बहू के मायके वालों के लिए चाय और खाने पीने का इंतज़ाम कर रही थी। मास्टर जी स्कूल में पढ़ाने के बाद ट्यूशन पढ़ाते थे और फिर घर आए थे। दोपहर का खाना वो जहाँ ट्यूशन पढ़ाने जाते वो ज़िद करके उन्हें खिला देते। घर आए तो पत्नी कहने लगी, आपके लिए भी चाय बना दूँ? वो कहने लगे कि बहू कहाँ है? पत्नी कहने लगी, उसके मायके वाले आए हैं, वो अपने कमरे में है। मास्टर राम प्रसाद को ये बात बड़ी अजीब लगी। कहने लगे, मायके वाले आए हैं तो क्या ड्राइंग रूम में नहीं बैठ सकते? कमरे में बैठने का क्या मतलब है? उनकी पत्नी माला कहने लगी, रहने भी दीजिए राम, कुछ नहीं होता, वो अपनी बेटी से मिलने आए हैं, कमरे में आराम से बैठे होंगे। मास्टर राम प्रसाद ने अपने माथे पर बल डाले थे। कहने लगे, अच्छा ठीक है, तुम किचन में क्या कर रही हो? वो कहने लगी, मेहमान आए हैं तो चाय का इंतज़ाम कर रही हूँ, आप कमरे में जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं आपको भी चाय देती हूँ। बहरहाल मास्टर राम प्रसाद अपने कमरे में गए, हाथ मुँह धोया तो उनकी पत्नी चार पकौड़े बिस्किट वगैरह ला कर रख कर चली गई। अभी वो चाय पी रहे थे जब ठट्टे लगाकर हंसने की आवाज़ बाहर तक आने लगी। मास्टर ने अपने घर का माहौल काफ़ी सुलझा हुआ रखा हुआ था। बेटे की परवरिश भी ऐसी ही की थी। उनके घर में तो कोई ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करता था। उनकी पत्नी हाई स्कूल तक पढ़ी हुई थी, लेकिन शहर की संगत में रहकर उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो सिर्फ हाई स्कूल पास है। मास्टर राम प्रसाद ने शुरू से ही अपने घर का माहौल बहुत ही सुलझा हुआ रखा था। पत्नी से बहुत आराम से बात किया करते और वो भी वैसे ही धीमे स्वर में बात करने की आदी थी। बेटा पैदा हुआ तो वह माँ बाप की देखा देखी उसने भी यही परवरिश पाई थी और वो उसके स्वभाव का भी हिस्सा बन गया। ऊंची आवाज़ में बात करना, ठट्टे लगाकर हंसना, हाथों से तालियां मारकर हा हा करके हंसकर बात करना मास्टर जी को बहुत बुरा लगता था। और ऐसी ही आवाज़ें उन्हें अपनी बहू के कमरे से आ रही थीं। शायद बहू की बहन उसके साथ हंस हंस कर मजाक कर रही थी, हाथों पर तालियां मार कर बातें कर रही थीं। सारी आवाज़ें बाहर तक आ रही थीं। उनकी पत्नी जब कमरे में आई तो उसके हाथ में चाय का कप था। अपने माथे से पसीना साफ करते हुए बेड पर बैठ गई। मास्टर जी पत्नी से कहने लगे, किस बात का हंगामा मचा हुआ है पूरे घर में? क्या उठने बैठने और बात करने की तमीज़ नहीं है? राम प्रसाद की पत्नी कहने लगी, क्या हो गया है आपको? अब बहू के घर वाले तो आपके स्वभाव से परिचित नहीं हैं और अभी शादी को बस 3-4 दिन ही बीते हैं। धीरे धीरे जब बहू हमारे घर के माहौल को समझ जाएगी तो उसके घर वाले भी इसी तरीके से मिलने आएंगे। बहरहाल पहली बार बहू के घर वाले आए थे, इसलिए राम प्रसाद जी ने भी कुछ नहीं कहा और कहने लगे, तुम्हें पता है ना, सुबह का जागा हुआ हूँ, पहले सुबह पढ़ाने जाता हूँ, उसके बाद ट्यूशन पढ़ाने जाता हूँ, अब वापस आया हूँ। इस टाइम तो मुझे ये होता है कि घर में खामोशी हो, सुकून हो, ताकि मैं थोड़ी देर आंखें बंद करूँ और सो जाऊँ। कुछ देर बाद ही अंधेरा हो जाएगा। राम प्रसाद की पत्नी कहने लगी, अच्छा ठीक है, मैं जाकर बहू से कह देती हूँ धीमे आवाज़ में बातें करे। ये कहकर माला मास्टर जी के कमरे से निकलकर बाहर के कमरे में आई थी। वहाँ पर हंसी मजाक का बाजार गर्म था। उसकी बहू माधुरी अपने घर वालों के साथ हंसकर बातें कर रही थी। उसका छोटा भाई भी आया था, जो कि 17-18 साल का तो होगा, लेकिन बहन के बराबर में बैठा ना जाने क्या बातें कर रहा था। लग रहा था कि जैसे मर्द ना हो औरत ही हो, क्योंकि अपनी बहनों और माँ के साथ बैठकर हाथों में तालियां मार मार कर बातें करते हुए हंस रहा था। जैसे ही माला कमरे में गई तो सब लोगों की हंसी पर जैसे ब्रेक लगी थी। देखने में लग रहा था कि जैसे बात उनके घर और उनके ही बारे में हो रही हो, क्योंकि 3 दिन से माधुरी इस घर के माहौल को देखकर अजीब नज़रें बना रही थी, जैसे इस घर का माहौल पसंद ना आया हो और जैसे अब वो माला के घर का ही मजाक उड़ा रहे हों। सब ऐसे चुप हुए थे जैसे कि पता नहीं क्या हुआ हो। माला कहने लगी, माधुरी बहू मेरी बात सुनना। वो कहने लगी, जी माँ जी आती हूँ। फटाफट से उठकर माला के पास आ गई। कहने लगी, तुम्हारे पिताजी अभी थक कर वापस आए हैं, थोड़ी देर आराम करना चाहते हैं। हमें इस बात का ऑब्जेक्शन नहीं है कि तुम हंसी मजाक में बात ना करो, लेकिन थोड़ा धीमे आवाज़ में बात करो, वो थोड़ी देर सोना चाहते हैं। वो कहने लगी, अच्छा अच्छा ठीक है। जैसे ही कमरे से बाहर माला निकली तो माधुरी ने ज़ोर से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया।
किया था। फिर अंदर से उसकी आवाज़ आने लगी, अब ये बुढ़िया मेरी जान खाएगी, ऐसे बैठो, ऐसे ना बैठो, ऐसे बात करो, अरे घर है या जेल खाना, मैं तो 3 दिन में ही तंग आ गई हूँ। माँ इनके घर में सांस भी लो तो कहते हैं सांस लेने की आवाज़ ना आए, हमारे घर की तरह थोड़ी है मनमौजी ज़िंदगी, जैसे चाहे बात करो, जैसे चाहे बोलो। माला बाहर ही खड़ी हो गई, बहू की बातें सुन रही थी जिसे आए हुए 8 दिन भी नहीं गुजरे थे। उसकी माँ कहने लगी, बस तुम अपने पति को काबू में रखना सीखो, जो गुण मैंने तुम्हारे पल्लू से बांधे हैं बस उसका इस्तेमाल करो। अरे ये सास ससुर ऐसे ही होते हैं, चाहे इनकी जितनी मर्जी सेवा कर लो, इनकी बातें मान लो, इनकी नज़र में तुम कभी भी अच्छी नहीं बन सकती, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है अपनी एनर्जी इन लोगों पर वेस्ट करने की, बस अपनी मर्जी की ज़िंदगी जियो। उसकी बड़ी बहन कहने लगी, मुझसे ही सबक लो, तुम्हारे जीजा जी को मैंने कैसे काबू में कर रखा है, मजाल है कि मेरे कहे बगैर अपनी माँ का हालचाल भी लेने चले जाएं। माधुरी कहने लगी, बेफिक्र रहे दीदी, मुझे पता है कि पति को कैसे काबू में करते हैं, आजकल तो वैसे भी वो मेरे ही गुण गाता है। उसका भाई कहने लगा कि वाह वाह, क्या बात है तुम लोगों की, मुझे भी ज़रा पत्नी को काबू में रखने के गुण अभी से सिखाना शुरू कर दो, ताकि जब मेरी पत्नी आए तो मैं भी उसे काबू में रख सकूं। इस पर उसकी बड़ी बहन ने कहा कि शर्म करो, अभी तो तुमने इंटर भी नहीं किया, पहले कमाना तो सीख लो, शादी की कितनी आग लगी है तुम्हें। अजीब सी बातें थीं, अजीब सा व्यवहार था। माला समझ गई थी कि लड़की की परवरिश इतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाई, लेकिन उसे ये विश्वास था कि जैसे मास्टर जी की संगत में रहकर माला ने अपनी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया था, मास्टर जी के रंग में रंग चुकी थी, बहू भी पति के और ससुराल वालों के रंगों में रंग जाएगी। लेकिन ये माला की बहुत बड़ी भूल थी। माधुरी के घर वाले आए दिन अपनी बेटी के घर आते रहते थे, कभी उसकी बड़ी बहन उसके घर में बैठी रहती तो कभी कोई, ज़्यादातर समय वो अपने कमरे में बिताती थी। शुरू के 1 महीने माला ने बहू के मायके वालों की खूब आवभगत की, कभी वो रात का खाना खाकर जाते, कभी चाउमीन पकोड़े चाय व काफ़ी की वो व्यवस्था करनी पड़ती। मास्टर जी के बेटे वैभव की जॉब बहुत अच्छी ना थी, इसलिए अभी भी मास्टर राम प्रसाद को स्कूल में पढ़ाना पड़ता था और ट्यूशन भी पढ़ाना पड़ता था, फिर जाकर घर का गुजर बसर अच्छा हो रहा था। 1 महीने में काफ़ी बजट आउट हो चुका था। राम प्रसाद ने अपने बेटे को कमरे में बुलाया। वैभव हाथ बांधे बाप के सामने खड़ा था। राम प्रसाद जी कहने लगे, ये तुम्हारी पत्नी ने क्या तमाशा पकड़ रखा है। राम प्रसाद कहने लगा, क्या बात हुई बेटा कहने लगा, क्या बात हुई पिताजी। माधुरी ने कुछ कहा है आपसे। वो कहने लगे, आए दिन तुम्हारे ससुराल वाले हमारे घर आए रहते हैं, ये कोई तरीका तो नहीं है। बेटी की शादी कर दी तो बेटी को घर तो बसाने दें, हर समय उसको ससुराल पहुँचे रहेंगे तो वो अपने घर में क्या ध्यान दे पाएगी। या तो पत्नी तुम्हारे मायके पहुँची होती है या तो उसके मायके वाले हमारे घर में उसके कमरे में आकर बैठ जाते हैं, फिर उनकी आवभगत करो, खाने पीने का इंतज़ाम करो। तुम जानते हो कि महंगाई आसमान को छू रही है। तुम्हारी माँ किचन में काम कर करके हलकान होती रहती है और बहू को ज़रा भी एहसास नहीं है। शादी को 1 महीना हो गया है, खुद तो उसे किसी काम को से करने की आदत नहीं है कि मैं खुद ही अपनी सास का एहसास करूं, बजाय एहसास करने के वो अपने मायके वालों को बुलाकर बैठ जाती है। बड़ी बदतमीज़ी से तुम्हारी माँ से कहती है कि मेरे घर वालों के लिए चाय पकौड़े का इंतज़ाम करिए। वो लोग चाय पत्ती तेज़ पीते हैं, आपने पिछली बार भी चाय में पत्ती कम कर दी थी। तो मुझे बताओ, ये हमारी बहू है या तुम्हारी माँ उसकी नौकरानी। ये सुनकर वैभव खामोशी से कमरे से बाहर चला गया, लेकिन जैसे उसने माधुरी से बात की तो वो हत्ते से उखड़ गई। कहने लगी, अब क्या मेरे घर वालों की चाय भी तुम्हारे घर वालों पर भारी है। क्या बेटी वालों की ज़रा भी इज्जत नहीं होती। तुम्हारे घर में बहू के रिश्तेदारों को आने जाने पर इस तरह बातें सुनाई जाती हैं। तौबा तौबा, हमें तो लगा था कि पढ़ा लिखा बाप है, अच्छा माहौल है घर का, तो मेहमानों की सेवा करना अपना धर्म समझते होंगे। अरे भाई, मेरे माँ बाप की चाय इतनी भारी है, तुम्हारे घर वालों को तो मैं कह दूंगी कि वो घर से चाय पी कर आएँ, खाना भी खा कर आएँ, लेकिन मैं उनकी बेटी हूँ, उन्होंने मुझे बेचा नहीं है, इसलिए मेरे घर वाले मुझसे मिलने ज़रूर आएंगे। बहू का स्वर काफ़ी ऊंचा था। माला और राम प्रसाद दोनों अपने कमरे में बैठे उनकी सारी बातें सुन रहे थे। इस लड़की को तो पति का भी लिहाज नहीं था। वैभव की आवाज़ तो फिर धीमे स्वर में आ रही थी, लेकिन माधुरी तो चिल्ला चिल्ला कर शोर मचाकर बात कर रही थी। माला कहने लगी, राम, आपको नहीं करनी चाहिए थी वैभव से ऐसी बातें, क्या सोचेगा वो, अभी शादी को 2 महीने नहीं बीते और माँ बाप ने ऑब्जेक्शन भी शुरू कर दिए। मास्टर राम प्रसाद कहने लगे, तुमने इस लड़की की ज़ुबान नहीं देखी, कितनी ख़राब ज़ुबान है इस लड़की की, इसे ज़रा भी तमीज़ नहीं है कि धीमे स्वर में बात की जाती है। आज तक कभी तुमने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की और तुम इसकी आवाज़ सुन रही हो। वैभव की तो आवाज़ आ ही नहीं रही और इस लड़की की आवाज़ें हमारे कमरे तक आ रही हैं। क्या हमारे बीच कभी झगड़ा नहीं हुआ? झगड़ा भी होता था, बातचीत भी होती थी, तुम मुझसे नाराज़ भी हो जाती थी, लेकिन कभी भी तुम्हारी आवाज़ मेरे माँ बाप के कमरे तक नहीं पहुँची। तो मेरी हर बात पर खामोशी से सर झुकाए बस रोती रहती थी।
फिर मेरे प्यार से समझाने पर समझ जाती थी, दोबारा वो गलती नहीं करती थी। तुमने अपना घर बसाने के लिए कितना कुछ छोड़ा है, मेरे माहौल को अपनाया है, मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। इस लड़की की ज़ुबान देख रही हो तुम? मुझे तो लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने बहुत गलत घर में अपने बेटे का रिश्ता कर दिया। माला ने राम प्रसाद के कंधे पर हाथ रखा और कहने लगी, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ जाएगी, आप भी थोड़ा धैर्य रखिए। बेटा अगर पत्नी के 4 आंसुओं पर पिघल गया तो हमारा बुढ़ापा खराब हो जाएगा। समझने की कोशिश करिए, अब आप थकने लगे हैं, ब्लड प्रेशर रहने लगा है, शुगर भी हो गई है। अभी तक तो आप काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द आपसे सब कुछ संभाला नहीं जाएगा। आपने सोचा है फिर क्या होगा? फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी राम। आजकल का वो दौर नहीं कि बेटा माँ बाप के कहने पर पत्नी को दबा कर रखे। आजकल की लड़कियां बहुत तेज़ हैं, ज़रा सी बात पर बवाल मचाकर ये जताती हैं कि उन पर बहुत अत्याचार हो रहा है, इसलिए प्यार मोहब्बत से लेकर चलना पड़ेगा। माला की बात पर रामप्रसाद ने ठंडी सांस भरी थी। समझ गया था कि पत्नी बिल्कुल ठीक कह रही है। अब वो 30 साल पुराना माहौल नहीं रहा था जब बेटे माँ बाप के कहने पर सर झुकाए रखते थे और पत्नी को अपने घर के तरीके पर चलने पर मजबूर कर देते थे, और पत्नियां भी घर बसाने के लिए पति की हर बात पर सर झुका देती थीं। अब तो दौर बहुत आगे निकल गया था। तलाक तो अब आम बात बन गई है और सारा इल्ज़ाम लड़की के ससुराल वालों पर आता है कि उन्होंने ही बहू को बसने नहीं दिया। दूसरे दिन माला ने वैभव से कहा कि तुम अपने पिताजी की बातों का बुरा मत मानना। वो कहने लगा, माँ आपने तो मुझे मेरी पत्नी के सामने शर्मिंदा करके रख दिया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उससे। ये कहकर वो वापस चला गया। मास्टर राम प्रसाद ने भी बहू से बातचीत ख़त्म कर दी थी। अब उसे कुछ नहीं कहते थे, लेकिन उसके मायके वालों का आना जाना वैसे ही जारी था। और माला जानती थी कि उसकी बहू की बहनें और माँ बाप उसका दिमाग ख़राब करने आती हैं, लेकिन ये भी जानती थी कि वैभव उसकी बात ही को सच समझता है। दोनों पति पत्नी चुप हो गए। दोनों पति पत्नी मजबूर थे। माला उसके साथ किचन में काम भी करवाती थी, लेकिन उसका नखरा था कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेता था, बात बात पर लड़ने को दौड़ती थी। एक बार जैसे ही वैभव घर आया तो कांच का गिलास शेल्फ पर मारकर तोड़ा और अपनी उंगली काट ली। माला तो उसकी चालाकी देखकर हैरान थी, साथ ही शोर मचा दिया। वैभव कमरे में जाने के बजाय सीधा किचन में गया। खून देखकर तो उसकी जान निकली थी। कहने लगा, माधुरी ये क्या हो गया? वो कहने लगी, बर्तन धो रही थी, गिलास टूट गया, हाथ पर लग गया। सुबह से काम कर करके मैं थक गई हूँ, लेकिन सारे काम तो मुझे ही करने होते हैं। उसने माला के मुंह पर ही झूठ बोल दिया था। माला तो इस तेज तर्रार लड़की की चालाकी देखकर हैरान थी। वैभव माँ से कहने लगा, माँ आपको ज़रा भी मेरी पत्नी का एहसास नहीं है? आपने क्या मेरी शादी इसलिए की थी कि आपको फ्री की नौकरानी मिल सके? माला समझ नहीं पा रही थी कि बात क्या करे। कहने लगी, वैभव ऐसा कुछ नहीं है। माधुरी कहने लगी, वैभव मुझे यहाँ नहीं रहना, मेरे लिए बस अलग घर का इंतज़ाम करो। तुम्हारे माँ बाप ने मेरा जीना दूभर करके रख दिया है। जब तुम घर से बाहर जाते हो तुम्हारे माँ बाप का तो रंग रूप ही बदल जाता है। पूरा दिन मुझसे काम करवाते रहते हैं। जैसे ही तुम वापस आते हो तो तुम्हारी माँ मासूम बनकर रोटियां बनाने लगती हैं। तुम पर यह जताना चाहती हैं कि वो सारा दिन काम करती हैं, मेरा हाथ बटाती हैं, और तुम्हारे पिताजी तुम्हारे सामने ऐसे चुप होते हैं कि जैसे उनके मुंह में ज़ुबान ही ना हो। लेकिन जैसे ही तुम ऑफिस जाते हो तुम्हारे पिताजी का व्यवहार ऐसा होता है कि मुझे तो लगता है कि मैं इस घर की बहू नहीं नौकरानी हूँ। माधुरी झूठ पर झूठ बोले जा रही थी। माला तो इस चालाक लड़की को देखकर जितना भी हैरान होती उतना ही कम था। ये सब सुनकर वैभव चिल्लाने लगा। माला ये समझ नहीं पा रही थी कि बेटे को संभाले तो संभाले कैसे। मास्टर रामप्रसाद अपने कमरे में थे। जब शोर की आवाज़ सुनी तो किचन में आ गए, जहाँ पर एक कोहराम मचा हुआ था। मास्टर रामप्रसाद कहने लगे, किस बात का शोर शराबा हो रहा है यहाँ पर? फिर वैभव से कहने लगे, क्या तुम भी अपनी पत्नी के साथ रह रहकर बदतमीज़ हो गए हो? वैभव ने यह सुना तो कहने लगा, आप मेरे सामने कुछ होते हैं और पिताजी और मेरे पीछे कुछ। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता था कि आप मेरी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार भी कर सकते हैं। मास्टर रामप्रसाद ने कहा कि मैं तो तुम्हारी पत्नी से बात तक नहीं करता, सारे काम माला करती है। वैभव कहने लगा, बस बस छोड़ दीजिए इन बातों को, मुझे सब पता है कौन क्या करता है। अगले दिन से माला ने वैभव से कह दिया कि तुम अपनी पत्नी से कह दो कि हमारे लिए कुछ न पकाया करे, मैं अपना और तुम्हारे पिताजी का इंतज़ाम खुद कर लूँगी। अगर इसे हमारी 2 रोटी पकानी भारी लगती है तो मैं खुद बना लूँगी। सारी ज़िंदगी तुम्हारे बाप को पका कर खिलाती रही हूँ, तुम्हें पका कर खिलाती रही हूँ, तो क्या आप नहीं पका सकती? बस वो तुम्हारा ख्याल रखे, तुम लोग आपस में खुश रहो, यही बहुत है। वैभव ने सुख की सांस ली थी कि चलो अच्छा है, झगड़ा खत्म हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था। दूसरे दिन फिर माधुरी अपनी सास से झगड़ने लगी। कहने लगी, इस तरह की बातों से क्या समझती बुढ़िया कि तेरा बेटा तेरी इस बात पर तेरा गुलाम हो जाएगा और मुझे बुरा समझेगा। ये सुनकर मास्टर रामप्रसाद भी बाहर आ गए और अपनी बहू पर चिल्लाने लगे। कहने लगे, लड़की अब जो तुमने बदतमीजी की तो मैं तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मार दूंगा।
ऐन उसी समय दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। माधुरी समझ गई थी कि वैभव घर पर आ चुका है। उसने दीवार से ज़ोर से अपना सिर मारा और उसका सर फट गया, खून निकलने लगा। तो कहने लगी, पिताजी आपने मेरे सर के साथ क्या कर दिया? पिताजी आपने मेरा सर फाड़ दिया। ये बात सुनकर दोनों पति पत्नी हक्का बक्का रह गए थे। वैभव उसी समय किचन में आया था। पत्नी का फटा हुआ सर बहता हुआ खून देखकर उसके पास आ गया। वो उसके कंधे के साथ सर रखकर रोने लगी, कहने लगी कि तुम्हारे बाप ने मेरा सर फोड़ दिया। तुम्हारा बाप कहता है कि आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वैभव, अगर तुम अभी ना आते तो मैं तुम्हें मरी हुई हालत में मिलती। ये सुनना था कि वैभव तो आपे से बाहर हो गया था। मास्टर राम प्रसाद कहने लगी, ये लड़की झूठी है, इसने अपना सर खुद फाड़ा है। लेकिन वैभव ने तो जैसे कुछ सुना ही नहीं, एक जोरदार थप्पड़ अपने बाप के मुंह पर दे मारा। वो जमीन पर जाकर गिरे थे। ये देखकर माला की जान निकली थी तो उसने अपने बेटे का कॉलर पकड़कर 2-3 थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारे। तो उसने माँ को भी धक्का देकर नीचे गिरा दिया। मास्टर राम प्रसाद तो ऐसे था कि जैसे ज़मीन के नीचे धंस गए हों। उन्होंने सोचा भी न था कि उनका बेटा उनके साथ ऐसा व्यवहार भी कर सकता है। वो तो जीते जी मर गए थे, समझ गए थे कि बेटा अब बदल चुका है। इस घर में अब उनकी कोई भी जगह और इज्जत बाकी नहीं रही। उन्होंने दोबारा अपने बेटे को कुछ नहीं कहा और अपनी पत्नी को लेकर उसी रात घर से बाहर निकल गए। दोनों पति पत्नी बहुत रोते हुए घर से निकले थे और बहुत दिल ही दिल में बहुत खुश थी कि क्यों 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 उसका मकसद पूरा हो चुका था। वैभव की पत्नी के घर वाले वैसे भी किराए के मकान में रहते थे और भाई कुछ करता नहीं था। सबकी नज़र मास्टर राम प्रसाद के खुले और बड़े घर पर थी, जिसे उन्होंने अपनी मेहनत से खरीद कर बनवाया था। अगले ही दिन माधुरी ने अपने घर वालों को अपने घर बुलाया और वैभव से कहने लगी कि मैं अकेली नहीं रह सकती, मुझे अकेले में डर लगता है। वैभव ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया था। घर वाले जश्न मना रहे थे कि बेटी ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। माधुरी की माँ अपनी बेटी से कह रही थी कि तुमने बहुत अच्छा किया, अब वो बुढ़ा बुढ़ी जब भीख मांगते हुए नजर आएंगे तो फिर उनकी अकल ठिकाने आएगी। हमें तो तुम पर गर्व है कि कैसे तुमने अपने सास ससुर को घर से बाहर निकाला है। तुम्हारी अकल की तो दाद देनी चाहिए। उसके भाई और बहनें भी कहने लगी कि तुमने तो हम सबको अपनी चालाकियों में पीछे छोड़ दिया। कैसे झूठ बोल बोलकर तुमने अपने पति को अपना गुलाम बना लिया और उसे माँ बाप के खिलाफ इतना भड़का दिया कि उसने अपने माँ बाप पर हाथ उठाने से भी परहेज नहीं किया। अभी यही बातें हो रही थी जब घर का दरवाज़ा खुला। सामने वैभव बड़े गुस्से से कब सबको देख रहा था, क्योंकि वो सबकी बातें सुन चुका था। उसे इतना गुस्सा आया कि वो माधुरी पर चिल्लाने लगा। माधुरी के सब मायके वाले उससे लड़ने लगे। उसके ससुराल वालों ने उसका कॉलर पकड़ा और उसे मारने पीटने लगे। उस टाइम कोई ऐसा ना था जो वैभव को बचाता। सब उससे कहने लगे कि अच्छे तरीके से यहाँ रहो, वरना हम तुम्हें भी धक्के देकर निकाल देंगे। ये सुनकर वैभव को अपने किए पर अफसोस हुआ था। घर बाप का था, इसलिए कोई भी उस पर उंगली उठाने वाला नहीं था। लेकिन जैसे ही बाप को उसने घर से निकाला तो वो खुद लोगों के जूते खाने लगा था। समझ गया था कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, इनकी बेटी बहुत चालाक है। उसने बाहर निकलकर अपने माँ बाप को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिले थे। वो मारा मारा सड़कों पर फिरने लगा। किसी से पता चला कि वो दोनों ओल्ड एज होम जा चुके हैं। वो जाकर अपने माँ बाप को रो रो कर मनाकर वापस लाया था। फिर पुलिस को भी हर बात की खबर कर दी। घर मास्टर राम प्रसाद के नाम था, इसलिए पुलिस ने आकर उसके सब ससुराल वालों को बाहर निकाला और वैभव ने माधुरी को भी डाइवोर्स दे दी और अपने माँ बाप की सेवा करने लगा और माफ़ी मांगने लगा कि उसने पत्नी की झूठी बातों में आकर माँ बाप के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है और इसका भुगतान भी भुगत रहा है। भगवान सारे बच्चों को अपने माँ बाप का आज्ञाकारी बनाकर रखे और सेवा करने वाला बनाए। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।